أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। सूद को समझना बहुत ज़रूरी है। सूद जो हम समझते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। यूजुअली बैंक में जो इंटरेस्ट आता है या फिर हम जो बैंक से लोन लेते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा मनी लेते हैं या देते हैं उसे जो है हम क्या करते हैं, सूद समझते हैं। सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं, और लग़वी मायने या लिंग्विस्टिक जो है मीनिंग सूद का इजाफा होता है। सूद की दो किस्में होती है, नसिया और रिबाल फ़द्ल। तो ये दो किस्मों को जो है हमें अच्छी तरीके से समझना है, रिबा नसिया और रिबाल फ़द्ल। रिबाल नसिया उधार क़र्ज़ का सूद होता है, रिबाल फ़द्ल इजाफे का सूद होता है। रिबाल नसिया इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा है, तंगदस्त क्या करता है, क़र्ज़ लेता है और उसको मालदार क्या करता है, क़र्ज़ देता है। अब जैसे 1 महीना 2 महीने कुछ भी टर्म जो है फ़िक्स होता है, ठीक है मैं 1 महीने के लिए तुमसे पैसे उधार लिया, तो जब वापस जो क़र्ज़दार है उसको माल वापस करता है, जैसे उसने 10,000 रुपये अगर क़र्ज़ लिए, तो जब वापस करता है तो फिर वो क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको पे करता है, जिसको हम सूद या इंटरेस्ट कहते हैं। एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे वो कहता है कि अगर तुम 1 महीने में वापस करोगे तो इतना करोगे, 2 महीने में वापस करोगे तो इतना करोगे, 3 महीने में वापस करोगे तो इतना ज़्यादा करोगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो सूद भी बढ़ता जाता है। एंड यू मस्ट हैव स्टडीड इन स्कूल एंड कॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो एक ही रेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में विद टाइम जो है फिर रेट्स भी चेंज होते हैं, परसेंटेज भी जो है चेंज हो जाता है। तो ये दिस इज़ ऑल रिबा, दिस इज़ ऑल सूद, एंड दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिबा एंड नसिया। खैर इसको तो हम जो है बैंक्स में जो लेन देन है या पैसे के ऊपर जो लेन देन है उसको बहुत ईजिली जो है हम समझते हैं, लेकिन ये तरीक़ा जो है लोन देने पर या क़र्ज़ देने पर जायज़ नहीं है, क्योंकि सूरतुल बक़रा आयत नंबर 280 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़ीरतुन इला मैसरा। अगर जो है तुम में से कोई तंगदस्त है तो उसको मोहलत दो तक आसानी तक, यानी क़र्ज़ अगर हम देना है तो फिर क्या करना है, उसको आसानी तक मोहलत देना है। और क़र्ज़ हम दे सकते हैं, और 1 महीना एक टाइम, 1 महीना 2 महीना एक टाइम जो भी हम देते हैं, लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो हमें उसको क्या करना है, टाइम देना है, मोहलत देना है, और टाइम के बदले एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाना है। अब दूसरा जो है एक ये है क्या कहते हैं अपने, रिबा अल फ़द्ल। इसको हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में लेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है इंस्टॉलमेंट्स पे लेने और देने वाली चीज़ों पर एक बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी माल जो नफ़ा लेकर आए, माल के ऊपर माल अगर नफ़ा आए तो वो क्या है, सूद है। इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है कि 10 लाख रुपए की सपोज़ एक गाड़ी है, आप डाउन पेमेंट पे लेते हैं तो वो 10 लाख में लेते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं जो मंथली इंस्टॉलमेंट है आपकी, तो वो 2 इयर्स में मंथली जो है आप इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी करेंगे, तो फाइनल जो गाड़ी की प्राइस है वो आपकी 10 लाख की नहीं लेकिन 12 लाख में जो है आप लेते हैं। इज़ इट अलाउड? इट इज़ अलाउड। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
कुछ ने जो है ये एक्स्ट्रा मनी को इंटरेस्ट का मनी कहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने इसको अलाउ किया है, ये अलाउड है। यानी 10 लाख की गाड़ी आप 12 लाख में दे रहे हैं जो है इफ़ यू आर गिविंग इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने इसको अलाउ किया है और शेख बिन बाज वगैरह का भी जो है इसके ऊपर फतवा है, लेकिन इसकी कंडीशन है। यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर इंस्टॉलमेंट पे लेने वाली चीज़ हलाल है। इंस्टॉलमेंट पे लेने वाली चीज़ कब हलाल होगी, चाहे वो घर है, गाड़ी है, फ़ोन है या कोई और चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती हैं। यानी एक उसका प्राइस होता है, आप जब उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो उसका प्राइस डिफरेंट होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि 10 लाख की गाड़ी है, आप इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं तो आपको 12 लाख में पड़ेगी। तो ये कब हलाल है और कब हलाल नहीं है, इसको अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिए प्लीज़। उसकी पहली कंडीशन ये है कि अग्रीमेंट में प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट, कमोडिटी या जो भी चीज़ आप बोलिए, कि वो फाइनल प्राइस मेंशन की हुई होनी चाहिए। जैसे 10 लाख की गाड़ी है, आप उसको जो है डाउन पेमेंट पे ले रहे हैं तो 10 लाख में है, लेकिन आप उसको इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो वो 12 लाख की है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो क्या है, वो थोड़ी सी महंगी में जो है गाड़ी बेच रहा है। कौन? ओनर, ताकि जो है उसको भी फ़ायदा हो और लेने वाले को भी फ़ायदा हो, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा रेट पर जो है सेलर बेच सकता है, उसकी चीज़ है, वो जिसको चाहे बेचे, ठीक है, थोड़े से एक्स्ट्रा रेट पर वो बेच सकता है। तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट में जो है इसको बेचा है, तो फिर ये बेच सकता है, ये अलाउड है। लेकिन कब? जबकि फाइनल प्राइस मेंशन की हुई है एंड ये प्राइस पर बायर और सेलर ने दोनों ने अग्री किया है, ठीक है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट इस तरह की है कि आपको 30%, 3%, 4% पर ईयर देना है और फाइनल प्राइस जो है आपकी फ़िक्स नहीं है, जैसे अगर आप 2 महीने का इंस्टॉलमेंट में देंगे तो फिर ऐसा है, फिर अगर एक आध पेमेंट आपकी डिले हो गई तो फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो फिर फाइनल प्राइस जो स्पेसिफाई की हुई नहीं है, तो फिर वो तरीके का इंस्टॉलमेंट आपका जो है क्या होगा, ख़र्च होगा, क्योंकि उस पे जो है परसेंटेज लगाई जा रही है कि अगर कोई एक इंस्टॉलमेंट स्किप हो जाती है या एक इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो इस तरह की कोई शर्त है तो फिर ये जो है रिबा में आएगा, ये सूद में आएगा और ये अलाउड नहीं है। लेकिन फाइनल प्राइस जो है वो मेंशन की हुई है, उसमें कोई जो है डाउट नहीं है, उसमें कोई जो है अनश्योर चीज़ नहीं है, तो फिर वो जो है अलाउड है। और ये एक तो ये हो गया फाइनल प्राइस है। सेकंड ये है कि अगर वो स्पेसिफाइड टर्म में, ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड टर्म में जो है पूरा पेमेंट नहीं हुआ, जैसे कि 2 साल में आपको पूरे गाड़ी के 12 लाख आपको पे करने हैं, लेकिन आप नहीं पे किए, तो फिर उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इस्तात है, यानी अगर आप जो है एफर्ट कर सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट पर नहीं लेना है और टाइम के बदले पैसे जो है नहीं पे करना है, क्योंकि क़र्ज़ वैसे भी लेने से जो है डिस्करेज किया गया है। फिर चौथा ये है कि सेलर सोल्ड आइटम ज़ब्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सोल्ड आइटम जो है वो किसका होता है, बायर का हो जाता है। हाँ, वो आइटम जो है सेलर के पास बतौर रहन रख सकते हैं जब तक के इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाए, ठीक है। और अगर जो है अपने क्या कहते हैं, अपने किसी वजह से ये इंस्टॉलमेंट्स पूरे नहीं पे हो, तो वो सोल्ड आइटम को लेकर बेच के अपनी जो है
प्राइस ली जा सकती है, लेकिन पूरे का पूरा जो है वो ज़ब्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टॉलमेंट पर देने वाला ओनर हो, जैसे आपको जो भी देता है, व्हीकल है या कोई चीज़ है, वो आपको ओनर हो वो चीज़ का, वो उसको ओन करता हो। मोस्टली बैंक लोन्स में या होम लोन्स में, बैंक जो लोन्स देती है, होम लोन्स है, व्हीकल लोन्स है, उसमें जो है क्या कहते हैं अपने, ये कंडीशंस नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उनसे लोन नहीं ले सकते हैं। और ये रिबा बेस्ड जो है बैंक्स होते हैं, और स्पेशली जो बैंक देती है आपको जो चीज़ के ऊपर, जैसे होम लोन है तो वो होम उनका नहीं होता, वो ओनर नहीं होते, या कार लोन देती है तो वो कार उनकी नहीं होती, तो फिर वो ओनर नहीं होते कार के, तो फिर ये जो है नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, जैसे कोई कंपनी है या कुछ है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, जो फाइनल प्राइस जो है पता होती है, अगर एक आध इंस्टॉलमेंट आगे पीछे हो गया तो एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करते, वो लोग खुद ओनर होते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशंस में जो है वैसी इंस्टॉलमेंट ली जा सकती है। कभी कभी कुछ बैंक्स क्या करते हैं, वो चीज़ें बाय करके सेल करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में जो है ली जा सकती है। और अगर जो है जो बोरोअर है वो वापस नहीं किया, तो बैंक क्या करते हैं, चीज़ लेते हैं, फिर वो चीज़ को यानी ज़ब्त कर लेते हैं, उसको बेच कर जो है जो पैसे पूरे करना है वो कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट पर या डिलेड पेमेंट पर चीज़ें ली जा सकती है। इसकी टेक्स्ट हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अनाज जो है ज़िरहा गिरवी रख कर लिया था। बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जो है अपनी आज़ादी के लिए हर साल अपने मालिक को पे करते थे, और चारों इमाम ने इंस्टॉलमेंट्स के रेट में इजाफा को एक्सेप्ट किया है। यानी 10 लाख की गाड़ी को 12 लाख में अगर आप जो है इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं उसको, एक तो क्या है, सर्विस भी होती है, आप दे रहे हैं सर्विस, आप उसको सामने वाले को आसानी पैदा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि चीज़ की वैल्यू भी जो है टाइम के हिसाब से बढ़ती है। और वैसे भी आप देखिए होलसेल एंड रिटेल प्राइस में जैसे डिफरेंस होता है, तो इसी तरह, क्योंकि होलसेल एंड रिटेल प्राइस में डिफरेंस होता है, हम सबको पता है मार्केट में, तो उसी तरह डाउन पेमेंट एंड डिलेड पेमेंट के जो है प्राइस में डिफरेंस रखा जा सकता है। इसको स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है। सेकंड, एक इजाफे वाला सूद रिबाल फद्ल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। रिबाल फद्ल क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी, सोना सोने के बदले, वल फिद्दतु बिल फिद्दती, और चांदी के बदले चांदी, वल बुर्रु बिल बुर्री, और गंदम के बदले गंदम, गंदम यानी वीट, व शाइरु बिशाइरी, और जौ के बदले जौ यानी बार्ली, व तमरु बितमरी, और खजूर के बदले खजूर, वल मिल्हु बिल मिल्ही, और नमक के बदले नमक, मिसलन बि मिसली, बराबर बराबर यानी लाइक फॉर लाइक, सवाअन बि सवाइन, इक्वल फॉर इक्वल, यदन बि यदिन, हैंड टू हैंड। यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कुछ आइटम्स बताए हैं ये हदीस में, और आगे इसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इज़ा इख्तलफ़त हाज़िहिल अस्नाफ़ु फ़बियउ कैफ़ शिअ्तुम इज़ा काना बियदन बियदन। यानी जब ये अशिया यानी ये चीज़ें मुख्तलिफ हो तो जिस तरह चाहो फ़रोख्त करो, बशर्त है कि दस्त तबादला हो, यानी हैंड एंड हैंड। ये हदीस में 6 कमोडिटीज़ का ज़िक्र है जिसको अमवाले रिबाविया कहा जाता है, यानी रिबा वाले चीज़ें। क्या है? गोल्ड, सिल्वर, डेट्स, वीट, सॉल्ट, बार्ली। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, डेट्स, वीट, सॉल्ट, बार्ली, ये चीज़ें क्या है?
अमवाले रिबाविया है। नो डाउट 100% श्योर है कि हम ये चीज़ें अनईक्वल वेट्स में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि हम अनईक्वल जो है वेट्स में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? इट मीन्स आप 1 तोला गोल्ड दे रहे हैं तो 1 तोला गोल्ड ही लेना है, अनईक्वल वेट में नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है। एक इक्वल वेट, अभी हदीस में जैसे है। देन हैंड टू हैंड, यानी आप एक हाथ देना है एक हाथ लेना है। थर्ड, सेम मीटिंग में होना है, यानी 1 सिटिंग में ही ये चीज़ होना है, ये डिलेड पेमेंट पे नहीं हो सकता। क्या है? गोल्ड टू गोल्ड आपको लेना है, सिल्वर टू सिल्वर लेना है, डेट्स टू डेट्स लेना है, वीट टू वीट लेना है, सॉल्ट टू सॉल्ट लेना है, बार्ली टू बार्ली लेना है। यानी अब सबसे पहले हम इस पर गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अक्सर हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों में ये बहुत कॉमन है। पुराना गोल्ड होता है, गोल्ड की बैंगल्स है या कुछ भी है, 40 ग्राम्स के बैंगल्स है, शॉपकीपर के पास जाते हैं, 40 ग्राम्स के बैंगल के बदले में कुछ हिसाब किताब होता है, शॉपकीपर लेने का देने का कुछ अलग अलग जो है उसका हिसाब लगाता है। फिर आप वहाँ पे कोई और चीज़ पसंद करते हैं, 40 ग्राम्स बैंगल्स देकर आप 30 ग्राम्स जो है कोई और चीज़, कोई सेट ला लिए, फिर नए बैंगल्स ला लिए, कुछ भी ला लिए, तो दिस इज़ हराम, क्योंकि गोल्ड टू गोल्ड अनईक्वल वेट में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली खजूर से खजूर, यहाँ पे सिल्वर का भी ऐसे ही है, फिर खजूर से खजूर, जैसे खजूर में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज, जैसे अजवा खजूर है, सुकरी खजूर है। अब अजवा खजूर की हमको पता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप क्या किए, मदीना गए, अजवा खजूर लेकर आए। कितने अजवा खजूर लेकर आए? एक 5 किलो, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, 5 किलो अजवा खजूर आप लेकर आए। आप अपने कंट्री चले गए, इंडिया पाकिस्तान जहाँ पर भी चले गए, वहाँ पर आप क्या किए, 5 किलो अजवा खजूर की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, आप किसी और को 5 किलो अजवा खजूर दिए, उसके बदले में 10 किलो सुकरी लिए या 10 किलो कुछ और। दिस कम्स इन रिबाल फضल, क्योंकि डेट्स टू डेट्स भी अनइक्वल क्वांटिटी में एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। Irrespective of the quality, you cannot exchange these 6 items in unequal quantity. Gold, silver, dates, wheat, salt, barley. जैसे वीट है, वीट में भी जो है डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं। तो आप एक क्वालिटी का वीट देकर, जो शायद हाई क्वालिटी का है, आप उसको जो है कम क्वांटिटी में देकर ज़्यादा क्वांटिटी का कोई और वीट नहीं ले सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये जो 6 कमोडिटीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, डेट्स, वीट, सॉल्ट, बार्ली, इनको अनईक्वल क्वांटिटीज़ में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। और जब इनको एक्सचेंज किया जाता है तो सेम मीटिंग में, हैंड टू हैंड एंड इक्वल वेट में जो है करना है। अब गोल्ड टू गोल्ड यूजुअली क्या होता है कि पुराना गोल्ड है तो हम उसको जो है ले जाते हैं, फिर लेकर आते हैं, तो अनईक्वल क्वांटिटी में ही लाते हैं। कोई भी गोल्ड शॉप पे ही विल नेवर गिव यू द सेम क्वांटिटी ऑफ न्यू गोल्ड। आप पुराना गोल्ड ले जाते हैं, नया गोल्ड लेते हैं, तो कभी भी शॉपकीपर आपको सेम क्वांटिटी का जो है गोल्ड नहीं देगा। और दिस एक्सचेंज इक्वल वेट में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड एंड न्यू, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉइन और जो है सेट और ज्वेलरी, irrespective of any carat, 18 carat, 20, whatever it is, it has to be in equal quantity. This is haram अगर हम अनइक्वल क्वांटिटी में जो है इसको एक्सचेंज करें। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि आप ओल्ड गोल्ड लेके जाइए, जो भी आपको बेचना है आप उसको बेच दीजिए, उसके हिसाब में जो भी पैसे हैं आप ले लीजिए, अपने हाथ में वो कैश ले लीजिए, उसके बाद वो कैश से आप नया गोल्ड खरीदिए। और सबसे बेस्ट तरीक़ा ये है कि आप वो गोल्ड किसी और दुकान में बेचिए और फिर वो कैश ले जाकर कोई और दुकान से जो है आप गोल्ड खरीदिए। क्योंकि अब आप कहेंगे कि वो तो हिसाब ऐसे ही लगाता है, ये गोल्ड का इतना प्राइस है, वो है फला फला। प्राइस लगाने में भी शॉपकीपर
ये कंडीशन पे डिफरेंट प्राइस लगाता है कि आप उसके पास से ही गोल्ड ख़रीद रहे हैं, ये कंडीशन में डिफरेंट प्राइस लगाता है कि आप उसके पास से गोल्ड नहीं ख़रीद रहे हैं, तो उसमें भी वो प्राइस में डिफरेंस करता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे सारी गड़बड़ हो जाती है। तो गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज मत करिए, नहीं राइटिंग एंड कैलकुलेशन जो भी होता है वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप जो है पैसे लिए ही नहीं, तो आपका सेलिंग कैसा हुआ? आपकी सेलिंग कब हुई? हाँ, मैं चीज़ बेच दिया, मैं चीज़ ले लिया, ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होता है हम पहले देख चुके हैं, राइट। तो फिर उसमें आप अपनी जो है हैंड ओवर करना है, सेम सेटिंग में पैसे ले लेना है, सब कुछ कर लेना है। ये हिसाब किताब सिर्फ पेपर पर, ये वर्चुअल नहीं हो सकता। तो आप अपना कैश ले लीजिए। उसके बाद कैश लेने के बाद शॉपकीपर के पास या वो जो गोल्ड की दुकान वाला है उसके पास ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप उसके पास से ही ख़रीदें। आप पैसे ले लिए, उसके बाद ये एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 सेल्स भी नहीं हो सकते, तो आप वो ख़त्म कर दिए। उसके पास आपका एक डीलिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद यू हैव चॉइस कि आप उसके पास से ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, आपकी मर्ज़ी है। तो एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों सेल्स को जो है आप मत करिए। और फिर ये गोल्ड टू गोल्ड ही एक्सचेंज होगा अगर आप जो है इस तरह से पैसे लेकर यू आर फ्री टू बाय और नॉट टू बाय, ये आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। ये गोल्ड का तो एक हो गया। सेकेंड, क्योंकि गोल्ड, मैं गोल्ड की इसलिए बात करी कि मोस्टली हम लोग गोल्ड ही ख़रीदते हैं, तो गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग फ़ोन पे नहीं हो सकती, ऑनलाइन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हैंड टू हैंड ही होना है। गोल्ड की बाइंग क्या होना है? हैंड टू हैंड एंड सेम सेटिंग में सेम मीटिंग ही होना है, क्योंकि आज रेट अलग होता है, आपकी डिलीवरी तक रेट अलग हो जाता है। फिर एक्सचेंज में वेट टू वेट सेम होना है। तो आज क्या है, गोल्ड टू क्या कहते हैं अपने 2 तोले गोल्ड का कुछ रेट डिफरेंट होगा, फिर उसके बाद कल अलग होगा। तो फिर इसको जो है फ़ोन पर या ऑनलाइन बाइंग गोल्ड की नहीं हो सकती है। अच्छा, ये एक्सचेंज सेम क्वांटिटी का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ काइंड, क्वालिटी, साउंड और ब्रोकन, ज्वेलरी और जो है ब्लॉक या व्हाटएवर, प्योर और मिक्स्ड, सब चीज़ के लिए है। और यही रूलिंग नॉट ओनली फॉर गोल्ड बट फॉर सिल्वर एंड ऑल दी अदर आइटम्स, जो 6 आइटम्स जो है अमवाल रिबा रविया है, सारों के लिए यही जो है होगा। अब ये लिमिटेशन क्या सिर्फ इन 6 आइटम्स के ऊपर है या फिर दूसरे आइटम्स के ऊपर भी है? ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि हर वो चीज़ जो वे की जाए और वॉल्यूम में दी जाए उसके ऊपर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वे करके दी जा रही है। तो जो भी वेट और वॉल्यूम में चीज़ें दी जाती है तो उन सब के ऊपर ये रूल होगा। इमाम शाफी ने कहा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर होगा, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आजकल क्या है, रुपी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या फिर करेंसी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन पहले के ज़माने में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स होते थे और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था। तो अब इमाम शाफी ने कहा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे होगा और ईटेबल्स पे होगा, और इमाम मलिक ने कहा है कि ईटेबल्स एंड प्रिजर्वेबल थिंग्स पे होगा। अब इमाम हम्बली मज़हब में फिर डिफरेंट 3 ओपिनियंस आते हैं। अब स्कॉलर्स ने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है एंड एक्सप्लेन किया है, एंड मैक्सिमम स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ वेट में मेजर की करके दिए जाने वाली है एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड आज के ज़माने में कैश, सबको जो है सबके ऊपर यही रूलिंग होगी। क्या रूलिंग है? डिफर्ड सेल नहीं होगा, यानी पोस्टपोन्ड जो है ये नहीं होगा। जैसे परचेज की हुई चीज़ अब परचेज हुआ, अब सेल हुआ, लेकिन डिलीवरी लेटर ऑन हुई, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। एंड अनईक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम गुड नहीं होगा। अब इसमें हिकमत अल्लाह ताला ही जानते हैं कि हर तरह की इनजस्टिस, अनफेयर एक्सचेंज अल्लाह ताला मिटाना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हराम रखा है। तरह का जुल्म के डोर्स अल्लाह ताला बंद करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, आई नो कि दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग एंड मे बी यू पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन।
गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, बार्ली, डेट्स एंड सॉल्ट। ये क्या है? 6 चीज़ें हैं जो अम्वाल रिबाविया है। ठीक है, इसमें स्कॉलर्स ने इसको 2 में डिवाइड किया है। गोल्ड एंड सिल्वर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। व्हीट, बार्ली, डेट्स एंड सॉल्ट ये मेजर की जाने वाली चीज़ें हैं। तो अब अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं गोल्ड टू गोल्ड, सिल्वर टू सिल्वर, मनी टू मनी, ठीक है, क्योंकि कैश भी इसी में आएगा, तो गोल्ड टू गोल्ड, सिल्वर टू सिल्वर, मनी टू मनी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या है? सेम मीटिंग में करना है, इक्वल क्वांटिटी में करना है, हैंड टू हैंड, मतलब एक हाथ से दे रहे हैं और एक हाथ से ले रहे हैं। आप इसको डिलेड उसमें नहीं कर सकते, यानी आज मैं आपको 2 तोले गोल्ड दी, आप कल मुझे 2 तोले गोल्ड देना नहीं हो सकता। आप आज 2 तोले दिए, आज ही 2 तोले लेना है आपको, और 2 तोले दिए 2 तोले ही लेना है, और दस्त बदस्त हैंड टू हैंड देना है आपको। गॉट इट? ये चीज़ें हैं। आज मतलब सेम सिटिंग में ही होना है। आप आज यानी सुबह दिए और शाम लिए, ऐसा भी नहीं करना है। ये गोल्ड के लिए भी है, सिल्वर के लिए भी है, एंड बाकी चीज़ों में व्हीट, बार्ली, डेट्स एंड सॉल्ट में भी है। आप व्हीट दिए और व्हीट से व्हीट एक्सचेंज किए, सेम क्वांटिटी में करना है, सेम मीटिंग में करना है, हैंड टू हैंड करना है। बार्ली से बार्ली किए तो भी ऐसे ही करना है। डेट्स टू डेट्स ये भी ऐसे ही करना है। सॉल्ट टू सॉल्ट ये भी ऐसे ही करना है। लेकिन आपस में एक्सचेंज हुआ, ठीक है, आपस में कैसे एक्सचेंज हुआ? गोल्ड आप देके सिल्वर लिए, तो फिर अनइक्वल क्वांटिटी में दिया और लिया जा सकता है, क्योंकि हदीस में आया था अभी कि अगर ये चीज़ें बदल जाए तो फिर इनको अनइक्वल क्वांटिटी में एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे गोल्ड से सिल्वर अनइक्वल क्वांटिटी में किया जा सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? अगेन इसकी शर्त ये है कि हाथ जो है हैंड टू हैंड होना है और सेम टाइम होना है। गॉट इट? 2 कंडीशंस इसमें है, और मतलब इसमें ये कंडीशंस और उसमें वो है। सेम जिन्स का है तो अमाउंट भी सेम होना है और हैंड टू हैंड ही होना है। लेकिन अगर सेम जिन्स नहीं है तो फिर अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन हैंड टू हैंड ही देना है। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? कैसा है? गोल्ड टू गोल्ड करना है तो सेम अमाउंट हैंड टू हैंड। गोल्ड टू सिल्वर देना है या गोल्ड टू कैश देना है, तो इसमें आप जैसे कि गोल्ड खरीद रहे हैं आप, तो गोल्ड टू कैश है ये, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। तो इसमें क्या होगा? हैंड टू हैंड होगा, लेकिन अमाउंट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो है इसको अच्छी तरीके से समझिए कि ये चीज़ें जो है इसमें डिफर्ड सेल इज नॉट अलाउड। गॉट इट? इसमें डिफर्ड सेल इज नॉट अलाउड। किसमें? ये अगर आप इसको जो है 2 कैटेगरीज में मैं आपको डिवाइड की। 2 कैटेगरीज में क्या डिवाइड की? अगर आप मैंने डिवाइड किया, स्कॉलर्स डिवाइड किए, तो अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आपस में भी कोई चीज़ें एक्सचेंज करते हैं तो फिर हैंड टू हैंड करना है। और कैसे करना है? अनइक्वल क्वांटिटी अगर जिन्स चेंज हुई तो हो सकता है। और ये वे करने वाली जो चीज़ें हैं, तो इसमें जैसे व्हीट टू व्हीट आप ले रहे हैं तो फिर सेम क्वांटिटी में होना है, हैंड टू हैंड होना है। लेकिन व्हीट टू बार्ली आप ले रहे हैं तो फिर क्या होगा? आप डिफर्ड उस पर नहीं कर सकते। व्हीट टू बार्ली भी ले रहे हैं तो हैंड टू हैंड होना है, लेकिन अनइक्वल क्वांटिटी में हो सकता है। हाँ, अगर व्हीट आप कैश से ले रहे हैं तो फिर वो डिफर्ड पेमेंट में हो सकता है। गॉट इट? तो ये जो है चीज़ें हो सकती है। आई अगेन एक्सप्लेन यू, आई नो दिस इज वेरी कन्फ्यूजिंग। 2 कैटेगरीज में स्कॉलर ने डिवाइड किया है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक जो है वे करने वाली चीज़ें। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सेम चीज़ जब एक्सचेंज हो रही है, गोल्ड टू गोल्ड, सिल्वर टू सिल्वर, कैश टू कैश, तो फिर उसको क्या करना है? उसको जो है आपको सेम क्वांटिटी में एक्सचेंज करना है, सेम मीटिंग में हैंड टू हैंड करना है। लेकिन आप गोल्ड से सिल्वर, सिल्वर से कैश, कैश से गोल्ड, इस तरह की कर रहे हैं
तो सेम मीटिंग में होना है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो सकती है। क्लियर? देन कमिंग टू सेकेंड कैटेगरी, अब देखिए वीट है, बार्ली है, सॉल्ट है, डेट्स है। तो अब इसमें क्या है कि आप वीट टू वीट एक्सचेंज कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, हैंड टू हैंड होना ज़रूरी है। लेकिन आप वीट टू बार्ली एक्सचेंज कर रहे हैं तो अनइक्वल क्वांटिटी में हो सकती है, लेकिन सेम जो है हैंड टू हैंड होना है, तभी का तभी होना है। आप इसको डिलेड पेमेंट पे नहीं कर सकते एक्सचेंज। हाँ, एक कैटेगरी से, या फिर टू कैटेगरीज है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड विच इज़ वेट बाय मेजर वेट एंड वॉल्यूम। तो अगर आप बार्ली से मीडियम ऑफ एक्सचेंज से पैसे दे के खरीद रहे तो इसमें डिलेड पेमेंट हो सकती है। लेकिन बार्ली टू वीट, ये 4 कैटेगरीज में आपस में कर रहे हैं तो फिर जो है इसको डिलेड पेमेंट पर नहीं हो सकती है। पहले प्राइमरी फॉर्म ऑफ करेंसी गोल्ड या सिल्वर होती थी, अब उसकी जगह जो है पेपर मनी है। जैसे आप अगर आप देखेंगे कि अगर कोई नोट है तो उसके ऊपर भी जो है लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ। तो ये जो है जो पेपर मनी जो होती है, बैंक्स को क्या होता है, इट हैड टू बी बैक्ड अप बाय इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड इन रिजर्व्स। खैर ये बहुत डिटेल वाली चीज़ है कि डॉलर्स में फुल गड़बड़ के बाद इन चीज़ों में भी बहुत सारी चेंजेस आ गई है। लेकिन आरबीआई के पास भी जो है, अगर आरबीआई कुछ नोट्स, जैसे अब मैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली ऑल ऑफ अस आर इंडियंस, या जो भी कंट्री में आपकी बैंक जो पेपर नोट प्रिंट करती है तो उसके पास जो है जितने, जैसे ऐसा नहीं है कि आरबीआई अपनी मर्जी से नोट्स प्रिंट कर ले, उसके पास उतने अमाउंट, जितने भी अमाउंट की वो नोट प्रिंट करती है तो उतने अमाउंट का एसेट का उसके पास बैकअप होना ज़रूरी है, उसी के बाद वो करती है। तो फिर 10 गोल्ड एंड सिल्वर की जगह जो है ये पेपर करेंसी या पेपर नोट जो है हुए हैं।